मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश की कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित है। इससे पिछले वीडियो में हमने बलबन के शासनकाल को देखा था। 1286 ईस्वी में अपने शाहजादा महमूद की मृत्यु के बाद वह दुख में पड़ता है और दुखित होने के कारण वह इतना धीरे धीरे बीमार होते चला जाता है कि अंततः 1286 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। बलबन जिंदा रहते हुए, यानी जिस समय वो जीवित थे, उस समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को नियुक्त किया था, अर्थात घोषणा की थी कि मेरे बाद कै खुसरो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होंगे। लेकिन उनके निधन के बाद एक कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्रपूर्वक कै खुसरो को सुल्तान की सूबेदारी दे दिया और कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ध्यान में रखेंगे, कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देने के बाद उसने कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। उस समय उसकी उम्र महज 17 या 18 वर्ष की थी। फखरुद्दीन के, यानी अब ध्यान में रखें, जिस कोतवाल ने कैकुबाद को सुल्तान बनाया, उसके दामाद निजामुद्दीन ने अपने कुचक्र के द्वारा, यानी उसको अपने कुचक्र के द्वारा सुल्तान को भोग विलासिता में संलिप्त कर दिया और सुल्तान का जो संपूर्ण अधिकार था उसे अपने हाथों में ले लिया। इसके लिए उसने नाइब बनकर इस पद को प्राप्त किया था। निजामुद्दीन के प्रभाव से मुक्त होने के बाद कैकुबाद ने निजामुद्दीन के प्रभाव से मुक्त होने के बाद कैकुबाद ने क्या किया कि उसको जहर देकर उसकी हत्या करवा दी। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार, यानी जब वो निजामुद्दीन से मुक्त हुआ तो उसके बाद क्या किया, एक गैर तुर्क, यहाँ से सोचिए कि कहा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंत हो जा रहा है। तो गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया। अब स्वाभाविक है, गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को जब वो अपना सेनापति बनाता है तो ये जो तुर्क सरदार थे उनको गवारा नहीं लग रहा था, परंतु जलालुद्दीन खिलजी का प्रभाव इतना बड़ा था, उसने मंगोलों के आक्रमण को पश्चिमी सीमा पर निरस्त किया था और उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव सुल्तान पर बढ़ता जा रहा था, वो बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था। इसलिए तुर्क सरदारों को नापसंद होने के बाद भी, यानी कि उनकी नापसंद के बाद भी वह अपनी शक्ति को मजबूत करता चला गया। कैकुबाद के समय ही तो जिस मंगोल आक्रमण की हमने बात की है उसका नेतृत्व किया था तामर खां, यानी तामर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। कैकुबाद को कालांतर में क्या होता है, लकवा मार देता है और उसके बाद क्या है कि प्रशासन के कार्य को पूरी तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने हाथ में ले लेता है। जब कैकुबाद को लकवा मार देता है और सुल्तान अपने को अक्षम पाता है तो उस स्थिति में उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को, यानी ध्यान में रखना है, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक होते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए गुलाम वंश के पहले शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सबसे अंतिम शासक बनते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो महज 3 वर्ष की अवस्था में सुल्तान घोषित किए जाते हैं, लेकिन कालांतर में अवसर को देखकर उचित अवसर पाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसकी हत्या कर देता है और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उस दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में कर लेता है और इस तरीके से एक वंश का अंत हो जाता है इस 1290 ईस्वी में। तो इस प्रकार से 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक गुलाम वंश का शासन रहता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे खिलजी वंश कहते हैं। खिलजी कौन थे, इस पर बड़ा विवाद आता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि खिलजी गुलाम वंश के जो शासक थे वो अपने को वह मुसलमान समझते थे जो उच्च कोटि के मुसलमान होते हैं। खिलजी के संदर्भ में कहा जाता है वो हीन, निम्न, दलित, सर्वहारा वर्ग थे
और सर्वहारा वर्ग ने दिल्ली के ऊपर शासन किया और उसके शासन काल में ही, खिलजी के समय में ही सल्तनत काल की, यानी कहा जा सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका विस्तार दक्षिण की ओर हुआ। कैसे खिलजी ने दक्षिण में अपने सल्तनत का विस्तार किया, कैसे उनकी समृद्धि हुई, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। कहानी खिलजी वंश की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।